दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ प्रसून में। आज हम लोग इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस सेशन में चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्रेंड एंड फो क्या होता है। सबसे पहले तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये बहुत कोई जानते भी होंगे, बहुत कोई चलिए नहीं भी जानते होंगे। सबसे पहले आप बहुत कोई सुने होंगे माइक्रो, माइक्रोमीटर, माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, यानी कि जीवाणु, बहुत छोटा सा जीव, उसको जीवाणु कहते हैं। तो जो जीवाणु होता है वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर होता है। वो फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अलगा, ये सब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, डेजर्ट, मार्शलैंड, कहीं पे भी ये इनफैक्ट बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं पे भी पाया जा सकता है। हमारे अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए भी जाते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये इसको कोई भी आइडियल कंडीशन नहीं चाहिए। ये एक परमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये कहीं भी रह सकता है, इसको ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात आता है बैक्टीरियाज। तो यहाँ बैक्टीरिया का छोटा मोटा यहाँ पे आप बोल सकते हैं इंट्रो दिया हुआ है। बैक्टीरिया जो होता है उसका 2 टाइप दिया हुआ है, स्पिरल बैक्टीरिया और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अलगा, अलगा का टाइप दिया है क्या है, क्लेमीडोमेनिक्स, क्लेमीडोमेनिस, क्लेमीडोमेनिस, और एक स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा दिया हुआ है। 2 टाइप के अलगा के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में दिया है एम्बीबा और पैरामीशियम के बारे में। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं फंगाई में दिया हुआ है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन और एस्परजिलियम के बारे में। ये सब के बारे में हमारे बुक में दिया हुआ है, इसीलिए इनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अब हम वायरस को भी देख लेते हैं। क्या वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी और नहीं भी है। वायरस एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो होता है ये डेड होता है। डेड यानी कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार होता है ना, मान लीजिए कि कोई आत्मा है, जैसे होता है मूवी सब में आप लोग देखते हैं कि आत्मा चले जाता है किसी के शरीर में, तब वो अपना एक्शन में आ जाता है। उसी प्रकार ये जो होता है वायरस, वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तभी ये एक्शन में आता है, तब तक ये समझिए डेड है। किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में जाता है तो ही ये इसके अंदर जाके कुछ पावर आता है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है अदर से। दे प्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट, ये सिर्फ होस्ट बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जा सकते हैं, ये प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल कंडीशंस क्या क्या है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत परमिटिव होते हैं, इनको कोई सूटेबल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि ये किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोल्ड आइस क्लाइमेट में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, डेजर्ट में, और या फिर मार्सी लैंड में रह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे कि फिर अलग अलग अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी ये लोग रह सकते हैं। एम्बीबा, ये सब कुछ एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे आपका, एम्बीबा, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब जो रहते हैं ये सब। जबकि एम्बीबा जो है वो सिंगल सेल है, और फंगी और बैक्टीरिया ये सब अपना कॉलोनी बना के रहते हैं। तो ये सब बताया गया यहाँ पे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा टॉपिक ही था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त और दुश्मन। सबसे पहले अब हम फ्रेंड का बात करते हैं, दोस्ती सर्वप्रथम। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए। वैक्सीन्स में जैसे आप अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ये तो खैर वायरस का बात हो गया, लेकिन
एक तरह से वायरस भी मैंने कहा ना स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी प्रकार मान लीजिए आप वायरस छोड़िए, फीवर, फीवर है आपको, तो फीवर भी किसी बैक्टीरिया की वजह से आता है, तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक में क्या रहता है, वही डेड बैक्टीरिया जो होता है, उसी डेड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक में रखा जाता है। और एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो हमारा बॉडी सोचता है कि वो एक्टिव बैक्टीरिया है, इसीलिए उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है, जिसके कारण हमारी हेल्प होती है एंटीबायोटिक से, मेडिसिन ये सब में डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, मेनली बैक्टीरिया का। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ किस में होता है, कि ये प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, ये सब में इनका यूज़ होता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए जो वेस्टेज होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा होगा कि डिकम्पोजिशन या फिर डिकम्पोजिंग, कोई कोई आप देखिएगा 5-6 दिन आप किसी वेस्ट को रख दीजिएगा, जैसे कि आप चावल को रख देंगे ज़मीन में गाड़ के, या फिर आप वेजिटेबल पिल्स रख देंगे, किसी को भी आप ऐसे रख दीजिएगा जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको रखिएगा, तो वो आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद डिकम्पोज हो जाता है, वो भी बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से ही होता है। और फिर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है। साथ ही साथ बैक्टीरिया और भी बहुत सारे प्रकार के सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजमेंट में मदद करता है। तो ये सब हो गया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एडवांटेज। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ड बनाने में किस प्रकार मदद करता है। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो, कर्ड भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा आपका, इसको याद रखिएगा आप, लैक्टोबैसिलस, सॉरी ये थोड़ा आगे बढ़ गया, आप इसको याद रखिए, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस वैसा बैक्टीरिया है जिसके मदद से हम जो दही है या फिर कर्ड है वो बनता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म of these the bacteria lactobacillus promotes the formation of curd। कर्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क, या मल्टीपल होता है मिल्क में, एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, चीज़ यानी कि पनीर बनाने में, अचार बनाने में, एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट आइटम्स बनाने में। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, जैसे कि सूजी, इडली, ये सब बनाने में भी कर्ड का यूज़ होता है। और कर्ड बनता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब ब्रेड का बात आता है, तो आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दिया था, इसको बताने से पहले वो एक्टिविटी मैं बता देता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, एक आटा ले लीजिएगा, वीट, उसके बाद उसको जैसे रोटी बनाते हैं उसको छोटा छोटा डो बनाते हैं, पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा उसको, उसमें थोड़ा यीस्ट डाल दीजिएगा, उसके बाद प्रिपेयर कीजिएगा और 20 मिनट के लिए ढक के रख दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो आटा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फूल रहा है। क्यों फूल रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो यीस्ट है वो जब रिस्पायर कर रहा है तो उसमें CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, उसी के कारण वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया है, ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ईस्ट जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है, एंड प्रोड्यूसर्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में बबल्स ऑफ गैसेस फिल द डॉ एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। बबल ऑफ गैसेस जो होता है वो जो होता है आप आटा जो जिसमें पानी डाल के हम अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हैं, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट, इसीलिए हम यूज़ करते हैं यीस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। तो ये है एक यीस्ट का यूज़, एक प्रकार का कह सकते हैं। इसके बाद है कॉमर्शियल यूज़। कॉमर्शियल यूज़ में क्या आता है, तो इसका यूज़ जो होता है वाइन, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब बनाने में इसका यूज़ आता है। ये बहुत ही लार्ज स्केल पर इसका यूज़ एल्कोहल बनाने में किया जाता है, वाइन फैक्ट्री, बियर फैक्ट्री में। ये सब जो होता है कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि चावल है, चावल में चावल या फिर शुगर में जो होता है शुगर, उसमें इसको रख दिया जाता है थोड़ा सा वीट यीस्ट डाल के, उसको ढक दिया जाता है। उसके बाद उसमें जो होता है यीस्ट वो रिस्पायर करता है, तो जब रिस्पायर करता है तो वो शुगर को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से
और इस प्रोसेस को जो होता है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किसने किया था? तो फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था लुइस पेस्चर ने। अब यहाँ पे देख सकते हैं शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्कोहल में जो शुगर कन्वर्ट होता है यीस्ट की मदद से, इसी प्रोसेस को कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल बना, इज नॉन एज फर्मेंटेशन। तो इसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। अब बात आता है मेडिसिनल यूज़। मैंने मेडिसिनल यूज़ के बारे में आपको पहले भी थोड़ा बता दिया था कि वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। The source of these medicines is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease causing या फिर microorganism, यानी कि ये disease causing microorganism का ग्रोथ को रोक देता है। समझे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस मेडिसिन को ही एंटीबायोटिक कहते हैं। पिछले साल भी क्लास 8 में ये क्वेश्चन आया था, आप इसको याद रखिएगा। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम पूछे जाते हैं हर साल, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। और एंटीबायोटिक्स जनरली किसके बनते हैं? फंगी और बैक्टीरिया के। मैंने आपको पहले ही बताया था जनरली किसके हैं? बैक्टीरिया के। ज़्यादातर बैक्टीरिया के होते हैं और फंगाई के भी होते हैं। तो ये सब का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल यूज़ के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़? हम लोगों ने देखा कि बेकरी में केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, फिर अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है, फिर मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ के लिए और यूज़ होता है। यहाँ पे और देख सकते हैं आपने कि द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर द वेराइटी ऑफ डिजीजेज को क्योर करने के लिए इसका यूज होता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक क्या होता है? मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो उसमें भी जो होता है उसमें खाने में एंटीबायोटिक मिला के, या फिर पोल्ट्री में एंटीबायोटिक, पोल्ट्री के खाने में, पोल्ट्री मतलब जहाँ पे लार्ज स्केल पे रखा जाता है हैंस को, या मतलब मुर्गा मुर्गी को, तो फिर उसको पोल्ट्री कहते हैं। तो उसमें भी खाने में डाल के चेक किया जाता है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है कई एनिमल्स को। तो दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग बहुत प्लांट डिजीज को चेक करने में भी होता है, यानी कि चेक मतलब रोकने में, ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बात है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में पेनिसिलिन के बारे में बताया था। आप पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, पिछले स्लाइड ये रहा पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन, इसका खोज किसने किया है? तो पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1929 में कुछ वर्क कर रहे थे, यानी कि वो एक डिस्क में उगा रहे थे, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, मतलब उसको उगा रहे थे। सडनली वो देखते हैं कि कहीं से एक ग्रीन मोल्ड इज़ वन ऑफ हिज प्लेट, यानी कि कहीं से एक ग्रीन मोल्ड उड़ के आ गया उनके प्लेट में। तो उन्होंने देखा कि ग्रीन मोल्ड जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है। कि कैसे हो गया भाई? तो ग्रीन मोल्ड बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है, ये देखते हुए उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। और इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी बैक्टीरिया, और यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया हो गए थे, ग्रो हो गए थे, उनको इन्होंने मारने का भी काम किया। तो इससे उनको पता चला कि जो होता है ग्रीन मोल्ड, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए इसी के मदद से, इसी फेनोमिना से उन्होंने पेनिसिलिन को बनाया। तो अब हम लोग देख सकते हैं एडवर्ड जेनर, जो कि चिकन पॉक्स वैक्सीन बनाए थे। तो एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स वैक्सीन कब बनाया था? 1798 में। सॉरी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाए थे। स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे चेचक टाइप के हो जाते हैं, ऐसे बॉडी में जो होता है ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े हो जाते हैं।
ये कहीं भी निकल सकते हैं। तो फिर ये जो एडवर्ड जेनर है वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, वो 1798 में बनाया था। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये नहीं कि आप कोई भी डॉक्टर के एडवाइस में एंटीबायोटिक ले लें। क्वालिफाइड डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड। क्वालिफाइड क्वालिफाइड क्वालिटी से बना है, गुणवत्ता से, जो गुणवत्ता परिपूर्ण आप कह सकते हैं, जो गुणवत्ता से भरे हुए डॉक्टर हैं उन्हीं से आप इन सब का सलाह लें कि कितना एंटीबायोटिक कितने मात्रा में लेना है। और ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप 5 दिन के लिए आपको मेडिसिन लेना है तो आप ये नहीं कि 2 दिन में छोड़ दिए या फिर 10 दिन ले लिए, आपको 5 दिन मतलब 5 दिन ही लेना है। डोज रॉन्ग नहीं लेना है, डोज करेक्ट लेना है, क्योंकि ये आपको बाद में फ्यूचर में भी हार्म कर सकता है। ये आपके किडनी लीवर ये सबको भी हार्म करता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, वो भी किल्ड हो जाते हैं जब हम ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं। तो हाउएवर देयर आर एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड फ्लू एज दे आर काउज्ड बाय वायरस। अब जो होता है एंटीबायोटिक, अब यहाँ से हमको पता चलता है क्या कि एंटीबायोटिक से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी अलग होता है वायरस। क्यों? क्योंकि जितना भी डिजीज़ होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काउज होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। लगभग सारे डिजीज़ को एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वायरस से जो डिजीज़ होता है उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते एंटीबायोटिक से। जैसे कि कोल्ड फ्लू ये सब होता है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, बहुत हद तक नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं वाई आर चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। जो छोटे बच्चे होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं उनको क्यों दिया जाता है वैक्सीनेशन? तो उनको उनके बॉडी में पहले से वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि बाद में जब कोई डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स उनके बॉडी पर अटैक करे तो अंदर में एंटीबॉडीज़ पहले बने रहे। एंटीबॉडीज़ क्या होता है सबसे पहले आप ये बताइए। 2 टर्म होते हैं, एक एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी। ये सब में आप डिस्टर्ब मतलब कंफ्यूज होते होंगे। तो एंटीबायोटिक मतलब होता है कि एक मेडिसिन जो कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है, और जब हम इसको लेते हैं तो हमारा बॉडी सोचता है कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल है, डिजीज काउजिंग है, तो इससे बचने के लिए, इसके डिफेंस में वो लोग अपना एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब वो डिफेंडिंग आप कह सकते हैं, वो अपना सोल्जर बनाता है। जैसे WBC है ना, तो उसी टाइप का मतलब WBC बनाता है वो, आप समझ लीजिए WBC बना रहा है। तो मतलब डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को रोकने के लिए वो अपने लिए भी सोल्जर बना रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। तो वही एंटीबॉडी इसी कारण से, ताकि हमारा एंटीबॉडी पहले से वेल डेवलप्ड हो, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोगों को पहले से वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, चाहे हमें डिजीज़ हो या नहीं हो। क्योंकि बाद में फ्यूचर में अगर हमें कभी डिजीज़ हो तो उससे बचने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ उपस्थित हो। जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ये सब का जो होता है वैक्सीनेशन, या फिर पोलियो का वैक्सीनेशन, इस सब का वैक्सीनेशन बचपन में दिया जाता है। बोलिए क्यों? तो क्योंकि ताकि बड़े में जब आपको ये डिजीज़ हो तो आप इससे बच सके, इजली आप इससे कम आउट हो सके, इससे आप इजली निकल सके। अब बात आता है इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। इन्फेंट को वैक्सीनेशन दिया जाता है क्यों? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब होता है मतलब डिजीज़ से बचने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को सेफ बनाने के लिए इन्फेंट को पहले ही वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। और इसके लिए बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जैसे कि पोलियो के लिए चलाया जाता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सब के बारे में आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा। अब पोलियो ड्रॉप देखिए होता क्या है। तो पोलियो ड्रॉप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोलियो अगर बच्चे को होगा तो मान, पोलियो ड्रॉप में एक्चुअली होता क्या है। पोलियो ड्रॉप एक ऐसा ड्रॉप है, पोलियो ड्रॉप में होता है क्या कि जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पोलियो काउज करते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेड फॉर्म को, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोलियो काउज करते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेड फॉर्म को वैक्सीन के तौर पर हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और जब वो डेड फॉर्म को हमारा बॉडी
लिविंग समझ के अपना एंटीबॉडी बनाता है, और इसी कारण से हमारा इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी मदद से जब बाद में हमें पोलियो होता है तो उससे हमें बचने में मदद मिलती है। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी कैसे इन्हेंस करता है, सॉरी व्हाट इज़ फर्टिलिटी नहीं, फर्टिलिटी कैसे इन्हेंस करता है। तो मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था, द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बताया था कि मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे लेगमिनस प्लांट लगा हुआ है, तो इसका नोडल्स में जो होता है, इसका रूट्स में जो होता है ना, एक जगह होता है जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, BIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एटमोसफेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में तोड़ता है, जो कि प्लांट के लिए यूज़फुल होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इसीलिए क्रॉप रोटेशन में आपने देखा हो, एक साल लेगमिनस प्लांट, एक साल नॉन लेगमिनस प्लांट, ऐसे करके लगाया जाता है। तो फिर इस प्रकार बायोलॉजिकली भी हम नाइट्रोजन को फिक्स करके अपने फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया, उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर भी कहा जाता है। तो इन तरीके से हम अपने सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत वेज में हार्मफुल भी होते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम पढ़ेंगे फो एक टर्म था हमारे मतलब टाइटल में ही था, जो चैप्टर का मतलब जो चैप्टर था उसमें लिखा था फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। हम फ्रेंड तो पढ़ लिए, फो क्या होता है, फो मतलब होता है दुश्मन। दुश्मन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड तो है, अब फो कैसे है, जब फ्रेंड है तो फो कैसे हो सकता है, लेकिन फो भी है। क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है कि जैसे हम एक दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, इस दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सब अच्छे हैं। उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे ही हो, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ डिजीज काउजिंग होते हैं। तो वही डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉप, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको कहा जाता है पैथोजेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करता है, जैसे फूड पॉइजनिंग जिसके कारण होता है। कुछ क्लॉथ को स्पॉइल करता है, कुछ लेदर को स्पॉइल करता है, कुछ तो डायरेक्ट डिजीज काउज करता है, जैसे कि दाद होता है, ये सब होता है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, रिंग वॉर्म्स। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। ये नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब समझिए कि कैसे उसको हार्म करता है ह्यूमन लाइफ को। तो पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ। पैथोजेंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है, हार्मफुल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट होता है। बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते नेकेड आई से, एयर में प्रेजेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो हम एयर की मदद से, एयर के मतलब वो एयर से ट्रांसमिट होते हुए हमारे नाक में आता है, नाक से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और माइक्रोबियल डिजीज जो कि उसके द्वारा ये होता है, स्प्रेड होता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड कर देता है, और इस कारण से हमें डिजीज हो जाता है। और इस डिजीज को जो है, ये डिजीज अगर ये डिजीज दो टाइप का होता है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अगर कम्युनिकेबल हुआ तो फिर से किसी को स्प्रेड होगा, इस प्रकार पूरे आप समझिए कि आपके कांटेक्ट में जो जो आएगा सबको हो जाएगा। और एक है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब ये कम्युनिकेबल नहीं होगा, लेकिन अब अगर आपका कांटेक्ट में कोई मतलब आपसे टच टू टच आया, फिजिकल कांटेक्ट में आया तो हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेबल में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं भी आए तो भी हो जाएगा। जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल है हार्मफुल डिजीज काउजिंग, डिजीज़ के मतलब डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया के द्वारा काउज की गए कुछ डिजीज़ के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकोलोसिस एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं
अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। इसमें बताया गया कि व्हेन अ ह्यूमन और पर्सन सफ़र फ्रॉम कॉमन कोल्ड, स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ, यानी कि कैसे कम्युनिकेट होता है। यहाँ पे एक आदमी बना देते हैं, देखिए, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, ड्राइंग पे नहीं चाहिए। यहाँ से छीका, ऐसे 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 डॉट 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 डॉट, ये छीका तो ये डॉट मान लीजिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए रेड है, डेंजर का भी साइन हो गया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर जा रहा है, एयर में है। अचानक इधर से कोई आदमी आया, अचानक इधर से कोई आदमी आया। ये आदमी भी सांस कहाँ से लेगा, यहीं से लेगा। ऐसे नाक के अंदर से इधर से गया, इधर से ऐसे बॉडी में चला गया। तो इस प्रकार होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर। तो जब एक पर्सन जो सफ़र कर रहा है वो स्नीज करता है तो फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में जो होता है, अनेकों थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस स्प्रेड हो जाता है एयर में। वही वायरस जब हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है ब्रीथिंग के टाइम में, तो फिर इस प्रकार से बॉडी के अंदर हार्म करता है इंटर करके। अब स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज, जैसे कि देयर आर सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं एजेंट्स हैं, जो डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स है उसको कैरी करने के एजेंट्स हैं ये सब। जैसे कि कुछ इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिसके कारण डिजीज काउज होता है। जैसे कि हाउस फ्लाई, वो हमेशा गंदगी में, गार्बेज में इधर उधर घूमते रहती है, जिसके कारण उसके पैर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिच हो जाते हैं। और वो जब हमारे खाने में बैठती है, फिर कहीं इधर उधर बैठती है पानी में, तो फिर उसके कारण जो होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पैर में होते हैं या फिर जहाँ से वो लाई है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर हो जाता है हमारे फूड में, या फिर किसी में भी, मान लीजिए कि वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट आके बैठी, तो हमारे बॉडी के सरफेस में फिर किसी तरह हमारे बॉडी से अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से मोस्टली ये सब होता है हाउस फ्लाई के कारण, या फिर मॉस्किटोज़ के कारण। और मॉस्किटोज़ में भी फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, ये मलेरिया, पैरासाइटिक मलेरिया का उसका सबसे बड़ा जड़ है फीमेल एनोफेल्स बैक्टीरिया, सॉरी मॉस्किटो, सबसे बड़ी जड़ यही है। उसके बाद फीमेल एडिस मॉस्किटो, इसके कारण डेंगुआ फैलता है। ये सब कुछ कुछ हैं जिसके कारण हमारे मतलब हेल्दी लाइफ को हार्म हो रहा है। तो अब बात करते हैं और कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला मॉस्किटो से कैसे होता है। तो मान लीजिए एयर कूलर है या फिर कोई फ्लावर पॉट है, उसमें बहुत दिनों से पानी है, तो पानी कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वहाँ पे मच्छर आ गया। अब जो पानी बहुत दिनों से है, तो उस जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप हो ही जाएंगे ग्रो। तो जब वो ग्रो हुए मॉइस्चर से, तो उसके कारण अब वहाँ पे जब आने लगा मच्छर, तो फिर मच्छर के पैरों में स्टिक हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस जगह से ट्रांसफ़र हो गए हमारे फूड में, हमारे बॉडी के अंदर, या फिर कहीं पे भी हार्म करने के लिए चले गए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ह्यूमन डिजीज है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मेलेसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो ये सब बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस, एक्सचेंज, सॉरी, ये पार हो गया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण काउज होता है, और ये ट्रांसमिट होता है एयर में, मेनली ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ एयर से ही होगा, लेकिन मेनली, जनरली, यानी कि लगभग 90% एयर से होता है। और ये जो होता है, इस टाइप के पेशेंट से हमेशा दूर रहना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। और इस टाइप के जिसको इसको हो रहा है, उन लोगों को पहले से ही वैक्सीनेशन सुटेबल एज में ही दे देना चाहिए। अब देखिए, मेलेसिस, ये वायरस के कारण काउज होता है, एयर में होता है। चिकन पॉक्स, ये वायरस के कारण काउज होता है, एयर या फिर कांटेक्ट में आने से। पोलियो, पोलियो भी वायरस के कारण काउज होता है, एयर या फिर वाटर में। जरूरी नहीं है एयर या वाटर में, आप कांटेक्ट में भी आएंगे तो सारा डिजीज़ होता ही है। खैर काउज कांटेक्ट में आने से कौन डिजीज काउज नहीं होगा, बोलिए। अब बोलिएगा आ बैर मुझे मार, तो क्यों नहीं मारेगा वो, वही बात हो गई। अब ह्यूमन डिजीज में आ गया कोलेरा, टाइफाइड। कोलेरा जैसे हो गया,
बैक्टीरिया के कारण काउज, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण, और दोनों वाटर और फूड में भी ट्रांसफर होते हैं। फूड मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वाटर एंड फूड आता है। इससे बचा कैसे जाए, तो प्रॉपर हाइजीन यानी कि एकदम स्वच्छ चीज़ें का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी से कैसे बचें? सबसे पहले तो ये है कि ये वायरस है, वायरस के कारण काज होता है। आप इसमें गर्म पानी पीजिए, वैक्सीनेशन पहले से कीजिए, तो इससे बच सकते हैं। जब भी पीजिए स्वच्छ पीजिए, अच्छा पीजिए, स्वच्छ जगह पे रहिए। मतलब सब बीमारी, जितने भी बीमारियां हैं ना यहाँ पे, सबसे बचने का सबसे मस्त तरीका है कि आप सराउंडिंग क्लीन रखिए और कभी भी गंदगी में मत रहिए। मतलब आप हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन लीजिए। अब बात है मलेरिया। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोअल डिजीज़ है। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मॉस्क्यूटो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिशन का मोड है मॉस्क्यूटो। आप मॉस्क्यूटो स्प्रे यूज कीजिए, नेट लगाइए, या फिर मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करने के लिए कॉन्टेमिनेटेड वाटर मत रखिए। ये सब सेफ्टी मेजर्स लेके आप इससे बच सकते हैं। अब वापस से यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि प्लांट में होते हैं। जैसे कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट में डिजीज़ काउज करते हैं, वीट में, राइस में। जैसे आपने वीट रस्ट सुना होगा, वीट रस्ट, रस्ट ऑफ प्लांट, ये सब काउज होता है। इसके कारण डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। क्रॉप में जो होता है जितना उपज होना चाहिए उतना नहीं होता, जिसके कारण फार्मर को बहुत हार्म होता है। इसके लिए अनेकों केमिकल्स ये सब का यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को मारने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइट्रस कैंसर, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एयर से काउज होता है। ये देखिए साइटरियल कैंसर का पिक्चर। फिर ये है रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगल डिजीज है, ये एयर और सीड में ट्रांसमिशन का मोड है इसका। और ये रहा रस्ट ऑफ व्हीट। ये येलो वेन मोसिक ऑफ भिंडी, भिंडी में होता है ये मेनली। और ये वायरस डिजीज है, इंसेक्ट के कारण ट्रांसफ़र होता है। और ये आपका पिक्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, केमिकल मेथड क्या क्या है आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए। सबसे पहले तो आप सॉल्ट, ईटेबल ऑयल, ये सब की मदद से इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये सब से आप बचा सकते हैं, ये सब का यूज़ करके अपने फूड को। अब सबसे पहले कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव मेथड्स को देख लेते हैं हम। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि जैसे कि ये मीट, फिश, आपने घर में देखा होगा कि हल्दी नमक लगा के, तेल लगा के रख देते हैं मीट को। तो जो होता है इससे क्या होता है, मीट ज़्यादा दिन तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आपने इसको भी देखा होगा, जो होता है आपका अचार, अचार को कुछ दिनों तक काटने के बाद नमक हल्दी तेल दे के ही रखा जाता है। और जब अचार बनता है तो भी नमक हल्दी तेल मसाला ये सब ही दिया जाता है, ताकि उसकी जो होता है माइक्रोबियल ग्रोथ। आप देखिए कि अचार सालों साल रह जाता है, जबकि आम 10 दिन भी नहीं रहता है, सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अचार को जो होता है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता ही नहीं है, उसमें रोक देता है माइक्रोबियल ग्रोथ। अलग अलग जो टर्मरिक ये सब इस्तेमाल होता है। उसका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अभी मैंने बताया आपको अचार में तेल भी दिया जाता है। तेल भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है पिकल्स, पिकल्स अचार में इस्तेमाल होता है। और फिर अब चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर जाते हैं, जिसको शुगर है। जैसे कि आपने देखा होगा जैम्स, जेलीज, ये सब जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर होता है। शुगर वाली चीज़ उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। शुगर जो होता है जो होता है मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है, इसके कारण वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। इस कारण से हम इस मेथड से भी बचा सकते हैं। या फिर एक होता है हीट एंड कोल्ड मेथड, जिसको आप कह सकते हैं पेस्चराइजेशन मेथड भी एक तरीके से कह सकते हैं। अचानक से हीट करके अचानक से तुरंत कोल्ड कर देना, इसको कहते हैं मतलब ये एक अलग मेथड है। खैर मतलब आप अगर किसी मिल्क को बॉयल कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपका माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाएगा। अगर किसी को आप फ्रीजर में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, तो उसके कारण भी आपका ग्रोथ रुक जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये दो प्रिजर्वेटिव हो गया। और एक होता है पेस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, अचानक 100 डिग्री पर या फिर 100+ पे गर्म करके अचानक आप माइनस में ले आते हैं। तो इसके कारण क्या होता है,
आपका अचानक से जो होता है टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से उसका जो होता है माइक्रोबियल ग्रोथ होने का कंडीशन ही चेंज हो जाता है, कभी ग्रोथ होगा ही नहीं, और उसका अचानक उसको पैक कर दिया जाता है। जैसे लुईस पेस्चर के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। लुईस पेस्चर जिसने पेस्चराइजेशन का आविष्कार किया था, इसने, आपकी दिमाग की घंटी अभी जल रही होगी कि इन्होंने तो कुछ और भी किया था। क्या किया था, क्या किया था, अभी हम लोगों ने पढ़ाया था, याद कीजिए। हम लोगों ने अभी तुरंत ही पढ़ा था, क्या किया था इन्होंने। तो इन्होंने फर्मेंटेशन का आविष्कार भी किया था। अब लुईस पेस्चर वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, यानी कि ये बायोलॉजिस्ट थे, बायो के ज्ञाता थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी जानते थे। उसके बाद फिर केमिस्ट थे, यानी कि रासायनिक विज्ञान के बारे में भी जानते थे। और ये जो है ये अलग अलग डिस्कवरीज और अलग अलग सिद्धांत को भी दिए हैं। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, जैसे मैंने आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, ये वैक्सीनेशन का भी प्रिंसिपल दिए हैं, साथ ही साथ पेस्चराइजेशन भी दिए हैं। इन्होंने अपने जीवन भर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत स्टडी किया और बहुत चीज़ें दुनिया को दिया है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज से बचने के लिए अलग अलग प्रिवेंशन भी इन्होंने दिया है। इन्होंने अपने जीवन की बहुत सालों तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया और अलग अलग चीज़ें उनके बारे में निकाल के दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन process now called pasteurization. He is regarded as one of the three main founder of bacteriology, together with Ferdinand Koch and Robert Koch, is popularly known as the father of microbiology. देखिए, अब बात आता है जो होता है माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड some microbes some microbes नहीं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि ऐसे जीव विज्ञान जिसमें कि आप जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। अब बात आता है इनके जो फादर हैं कौन कौन है, तो है फर्डिनेंड कोच और रॉबर्ट कोच, और साथ ही साथ लुईस पेस्चर। अब लुईस पेस्चर के पेस्चराइजेशन प्रोसेस को भी देख लिया जाए, तो पेस्चराइजेशन में क्या होता है कि अचानक 100+, मैंने 100+ कहा था, यहाँ पे 700 दिया हुआ है, 700+ भी आप डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लेते हैं दूध को। दूध में आपने देखा होगा जो पैकेट में दूध आता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अचानक बहुत हाई टेम्परेचर में उसको गर्म करके अचानक ठंडा कर दिया जाता है। देख सकते हैं आप 15 से 30 सेकंड तक 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और अचानक उसको कोल्ड करके स्टोर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाता है, और इस प्रोसेस को लुईस पेस्चर ने निकाला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पेस्चराइजेशन। अब है और एक मेथड, स्टोरेज और पैकिंग। आप अगर ड्राई फ्रूट को पैक कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाता है। और आप अगर अच्छी जगह पे स्टोर करके प्लास्टिक के अंदर पैक करके रखते हैं तो भी माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाता है। और एक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ रोकने के लिए कि आप उसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना लाएं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पैकिंग ही सिर्फ करें। हो सकता है कि आप अगर उसको सुखा दें सनलाइट में, या बहुत कोई आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अचार है, अचार को पहले सनलाइट में सुखाया भी जाता है अचार को बनाने से पहले, या फिर आप कोई और ड्राई फ्रूट को भी अगर सुखा ले पहले सनलाइट में, उसके कारण भी माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाता है। अब मतलब मॉइस्चर उनको अवेलेबल नहीं होना चाहिए माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। अब है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, तो जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट यूज़ करता है, उसके बाद वापस से वही नाइट्रोजन कंपोनेंट का नाइट्रोजन फिक्सेशन होके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ से जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको कुछ बैक्टीरिया ने ना, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगा है, वो सब ने क्या किया, कन्वर्ट किया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, या फिर लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग के कारण भी कन्वर्ट होता है। और फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को, मतलब जो कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन है उसको भी कोई बैक्टीरिया ने मतलब जो कॉम्प्लेक्स था उसको सिंपल में कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज किया। अब जो है इसको ये कंपाउंड जो है, और जो होता है सनलाइट में डायरेक्टली चेंज हो गया। अब जो ये सॉइल में आ गया, अब सॉइल में आ गया, तो अब इसको प्लांट अपटेक कर लिया,
प्लांट अपटेक किया, उसके बाद प्लांट मान लीजिए मर गया या फिर प्लांट है ही और उसको कोई खा लिया, उसको एनिमल खा लिया, तो अब एनिमल का पेट में चला गया। अब एनिमल का पेट में चला गया, नाइट्रोजन को कौन लिया था? प्लांट। अब प्लांट को कौन ले लिया? फिर एनिमल। अब एनिमल जो है वो अपना एक्सक्रीशन जब करेगा, यानी कि जब वो एक्सक्रीशन करेगा तो वो जो है सीधा फिर चल जाएगा सॉइल में, और इस प्रकार वापस से सॉइल में चला गया। अब ये जो है सॉइल से डायरेक्ट जब ये मर जाएगा या फिर जब से खा लिया जाएगा तो उसके बाद अब जाएगा कुछ बैक्टीरिया जो होता है सॉइल में, वो उस नाइट्रोजन को वापस टर्न करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देगा। तो फिर वापस से वही नाइट्रोजन आएगा, कुछ बैक्टीरिया चेंज करेंगे इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाइट्रोजन में, और फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सिंपल नाइट्रोजन में। इस प्रकार फिर ये साइकिल वापस से ऐसे सर्कुलर सर्कुलर मूव करते रहता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। उम्मीद है आपको नाइट्रोजन साइकिल इजीली समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको भी चलिए पढ़ लेते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइज, जब प्लांट एनिमल मर जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड to be used by plant. Again, certain about bacteria convert some part of them to the nitrogen gas which goes back into the atmosphere, जो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इसीलिए यही कारण है कि कांस्टेंट रहता है। आपके मन में सवाल उठा होगा कि जब राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है तो फिर नाइट्रोजन की कमी हो जाती होगी, 78% कांस्टेंट कैसे रह जाता है? जब प्लांट भी यूज करता है तो प्लांट यूज तो करता है, लेकिन प्लांट जब मर जाता है तो वापस वो नाइट्रोजन चला जाता है एटमॉस्फेयर में, इसके कारण कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। ये सब तो आप खैर जानते ही होंगे। और नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किस में मदद करता है? तो ये ग्रोथ में मदद करता है, टिश्यू ग्रोथ हो या फिर ह्यूमन या फिर किसी भी चीज़ का ग्रोथ हो, ग्रोथ में ये बहुत मदद करता है नाइट्रोजन। और साथ ही साथ नाइट्रोजन कांट बी टेकन डायरेक्टली, इसीलिए इसको बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्स करके लिया जाता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के रूप में, और इसको वापस नाइट्रोजन को फिक्स करके वापस से इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। अब हम लोग इसकी आखिरी कड़ी में पहुंच चुके हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट में यानी कि ओवरऑल देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है लिविंग भी होता है, और माइक्रोस्कोपिक यानी कि एक होता है लिविंग, जो एक तो लिविंग होता है और ऊपर से माइक्रोस्कोपिक होता है। लेकिन जो स्पेशल टाइप में आता है वो आता है आपका वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? प्रोटोजोआ आता है, बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है और अलगा आता है। वायरस एक स्पेशल टाइप ऑफ है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म और यूजफुल, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हार्म ये होता है क्या? एज दे स्प्रेड, हार्मफुल बैक्टीरिया कैन स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होगा? हाँ, हार्मफुल बैक्टीरिया कैन स्प्रेड यानी कि स्प्रेड हो सकता है, और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? वॉशिंग हैंड और स्टेरलाइजिंग, यानी कि हैंड मतलब हाथ को धोते या फिर सैनिटाइजिंग करते हुए आप ये सब मेथड को यूज़ करके स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया की स्प्रेडिंग को। हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है डिजीज़ काउज करता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, मलेरिया। एड्स जो होता है अनेकों बीमारियों का समूह होता है एक, जो कि HIC वायरस से काउज होता है। और सम हैव क्योर्स, कुछ का क्योर्स भी यानी कि कुछ का जो होता है ठीक होने का संभावना होता है, जो कि साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया है। और कुछ यूज़फुल होता है जो कि पीपल का यूज़ में आता है या फिर इकोसिस्टम में यूज में आता है। कुछ होता है जो फूड या फिर मेडिसिन बनाने में यूज आता है, और कुछ होता है जो डिकम्पोजिशन करता है या फिर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये सब अलग अलग यूज है। हम लोगों ने अभी देखा कि पूरे के पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैप को देखा। और एक बार हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से टाइप हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं? यूजफुल होते हैं तो कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट क्लीन कैसे करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज कैसे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बेकरी में यूज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अल्कोहल बनाता है? ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज काउज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म
अलग अलग डिजीज काउज करता है, तो उससे बचने के जो होते हैं प्रिजर्वेशन क्या क्या है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।